एक साम्राज्य की राजधानी। साम्राज्य तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मूल रूप से उसकी राजधानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज पूरा विश्व उस राजधानी को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। और एक तरीके से वह राजधानी हमारे देश की धरोहर भी है। मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर की, जो एक बहुत विस्तृत साम्राज्य की राजधानी थी। 16वीं से 18वीं सदी के काल में इसके बारे में कुछ जानकारी मिली, लेकिन इसका जो काल है वह है 14वीं सदी से 16वीं सदी का लगभग। यदि हम 16वीं सदी बोलते हैं तो याद रखेंगे कि 1599 में 16वीं सदी समाप्त होती है। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1599 के आसपास तक की। तो चलिए हम चलते हैं विजयनगर की ओर और थोड़ा जानने की कोशिश करें कि आखिर इसकी स्थापना कैसे हुई, संस्थापक कौन थे और उस साम्राज्य कैसा था। सबसे पहले चालुक्य और चोल वंश, जिसके बारे में हमने सुना होगा, राजेंद्र चोल, राजराजेश्वर और चालुक्य बादशाह। ये लोग, इन लोगों का जब एक तरीके से ह्रास हुआ, पतन होने लगा, तो वह जो क्षेत्र है ये 4 वंशों के बीच में बट गया, जिसमें पहले थे पांड्या, फिर होयसला, फिर ककातिया और चौथा यादव। ये मैं नक्शे में जैसा देख रहे हैं, दक्षिण भारत का वह क्षेत्र है जो एक तरीके से प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाता है, पठार का क्षेत्र हो जाता है। तो पांड्या, होयसला, ककेतिया और यादव, इनका उद्भव हुआ, इनके शासन का उत्कर्ष हुआ और यहीं से शुरू हुई इस साम्राज्य के निर्माण की कहानी। जब ये बने तो उस समय दिल्ली में पहले से ही सुल्तान वंश का शासन था। आपको याद होगा 1206 में सुल्तान वंश की स्थापना हो गई थी और सुल्तान वंश के शासकों के लगातार हमले से ये जो चारों साम्राज्य थे ये निर्बल होते चले गए, क्योंकि इनका सतत टकराव, संघर्ष दिल्ली के सुल्तानों से हो रहा था। निर्बल होते होते एक समय ऐसा आया कि सुल्तान वंश की स्थापना इस क्षेत्र पर भी हो गई और ये चारों यहीं समाप्त हो गए। सो चालुक्य और चोला के बाद ये 4, पांड्या, ककातिया, यादव और उसके साथ होयसला, ये भी समाप्त हो गए। सुल्तान की स्थापना तो हुई, लेकिन उनका शासन कुछ ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। उसके भी कुछ कारण थे और उन कारणों में मुख्य कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो अन्यथा तो तुगलक वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, लेकिन उसके काल में अराजकता, उसके काल में जो अस्थिरता, उसके काल में जो अव्यवस्था हुई, उसके कारण अंतिम वर्षों में सल्तनत भी कमज़ोर हो चला और वहीं से शुरू होती है 14वीं सदी के चौथे और 5वें दशक में 2 नए राज्यों का उद्भव। यानी हम बात करें तो करीब 1350-60 के आसपास 2 नए साम्राज्यों का उद्भव हुआ। एक कहलाया विजयनगर और दूसरा कहलाया बहमनी। तो पुनः हम थोड़ा सा दोहराएं, चालुक्य, चोल, उसके बाद ककातिया, होयसला, यादव और साथ ही साथ पांड्या, उसके बाद सल्तनत
और सल्तनत के पश्चात बहमनी और विजयनगर ये आए। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो रायचूर दोआब कहलाता है वो दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ और महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्पादन की दृष्टि से, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से। इस पर अधिकार को लेकर प्राचीन काल में राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल इनके मध्य सदैव संघर्ष हुआ। मध्यकाल में एक बार पुनः रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण बना। उत्तर में बहमनी साम्राज्य तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। इन संघर्षों के कारण ही इस दोआब क्षेत्र को, रायचूर दोआब को दक्षिण का युद्ध स्थल या दक्कन का युद्ध स्थल माना गया, कहा गया है। इन संघर्षों के बावजूद यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा निर्बाध रूप से बढ़ती रही, पल्लवित होती रही, विकसित होती रही। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया। हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, उसकी स्थापत्य कला आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। उसके भवन निर्माण की कला बड़ी भव्य है। यहाँ हम जो हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के स्थापत्य का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन है। राजनीतिक व्यवस्था और समकालीन स्थापत्य में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। एक और राजनीतिक व्यवस्था यदि अच्छी है, सुचारू है, तो जो स्थापत्य कला होगी, तत्कालीन स्थापत्य कला, वह भी विकसित होती हुई दिखाई देगी। अतः हम्पी की महान विरासत का अध्ययन करने के साथ साथ हमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, उसका उत्कर्ष, उसकी प्रशासकीय व्यवस्था, इसको भी समझने की कोशिश की जाएगी और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हम्पी की खोज। हम्पी क्या है? वह शहर जिसे विजयनगर भी कहते हैं, इसका मूल नाम हम्पी था। इसकी खोज भी एक बड़ी रोचक तरीके से हुई। हम्पी 18वीं शताब्दी के पूर्व इसके विस्तार के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और 18वीं शताब्दी में जब टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया, तो इस क्षेत्र को उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया। आपको याद होगा कि भारत को उन्होंने कई प्रेसिडेंसी में बांटा था, जहां वे एक एक गवर्नर रखते थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी एक गवर्नर स्थित था और इस क्षेत्र पर विजय पाने के बाद, टीपू सुल्तान को पराजित करने के बाद, उन्होंने इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। ये बात है करीब 1798-99 की। और इसके मिलाने के बाद शुरू होती है हम्पी की जानकारी की शुरुआत। अंग्रेज शासन में एक कर्नल था, उस कर्नल का नाम था मैकेंजी। उसने सबसे पहले, कर्नल मैकेंजी ने सबसे पहले इस क्षेत्र में एक तरीके से सर्वेक्षण किया जो मद्रास प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ था, और सर्वेक्षण करते हुए उसने वहाँ का मानचित्र तैयार किया। इस प्रकार कर्नल मैकेंजी द्वारा बनाया गया मानचित्र विजयनगर के उत्खनन की शुरुआत माना जा सकता है। इसके बाद ये जो खंडहर जो निकाले गए, खंडहर जो दिखे वहाँ, उस समय उत्खनन कोई विशेष नहीं हुआ, लेकिन जो वहाँ जो खंडहर दिख रहे थे उनका अध्ययन किया गया, उसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले गए, उसके बारे में एक तरीके से खोजें हुई, और फिर उसके बाद इन खोजों निष्कर्षों का संकलन तो किया, लेकिन दुर्भाग्य से कर्नल मैकेंजी उसे प्रकाशित नहीं कर पाए। तो ये जो जानकारियाँ पूर्व में मैकेंजी द्वारा एकत्रित हुई थी, इसकी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं हुई। 1856 में
1857 की क्रांति आपको याद है, उसी वर्ष क्रांति हुई और एक वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजी पार्लियामेंट ने, अंग्रेजी संसद ने देश की सत्ता अपने हाथ में ली। यानी 1856, एक वर्ष पूर्व ही कुछ फोटोग्राफरों ने वहाँ पर जाकर, उस क्षेत्र में जाकर, जिसे हम हम्पी का क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ फोटोग्राफ लिए और इन फोटोग्राफों पर कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं हुई, किसी का विशेष ध्यान नहीं गया, लेकिन एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ। अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, नाम सरल है याद करने के लिए, ग्रीन लॉ, हरा कानून, ऐसा यदि हम याद रखें तो सरल होगा। उसने अपने फोटोग्राफ के कुछ नेगेटिव संभाल के रखे थे, उसी क्षेत्र के जो उसने फोटोग्राफ लिए थे उसके नेगेटिव सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, संजो कर रखे। इस फोटोग्राफ के आधार पर आगे फिर शोध बढ़ा, फिर खोज शुरू हुई, फिर एक तरीके से उत्खनन की बारी आई और खंडहरों का नए सिरे से अध्ययन किया गया। परिणाम, पुरातत्व विभाग ने इसकी बढ़ती महत्ता को देखते हुए इसे अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेजों ने जब शासन शुरू किया भारत में 1858 से औपचारिक रूप से, तो उन्होंने एक पुरातत्व विभाग का भी निर्माण किया जिसका काम था भारत के पुराने भवनों, पुरानी धरोहरों को देखना, पता लगाना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें संभाल के रखने का प्रयास करना। उसी प्रयासों का परिणाम था कि पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान सी वेल नाम के एक सज्जन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द फॉरगॉटन एम्पायर। द फॉरगॉटन एम्पायर, इस पुस्तक ने इस क्षेत्र के बारे में कुछ नई महत्वपूर्ण अहम जानकारियां दी। ये जो सीवेल थे, ये विजयनगर में ही एक जिला है जिस जिले का नाम था बेलेटिन। इस जगह में एक कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, लेकिन इनकी इसके उत्खनन में रुचि थी। उनको यहाँ की जो खंडहर की स्थितियाँ थी उसने उनको बहुत प्रभावित किया और इन सब से प्रभावित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र के उत्खनन से और जानकारियाँ एकत्रित की जाएं और पता लगाया जाए कि आखिर ये क्षेत्र पूर्व में, प्राचीन समय में क्या था। पहुंच को, उस क्षेत्रों तक पहुंच को सरल बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे सड़कों का भी निर्माण किया और यहाँ से फिर बात आगे बढ़ी। उसके बाद उनके विशेष रुचि लेने पर 1925 में एक पुरातत्व अधिकारी एक और आए जिन्होंने यहाँ के चित्र लिए और इस पुरातत्व अधिकारी का नाम था लॉ हर्स्ट। लॉ हर्स्ट, इन्होंने यहाँ के बहुत सारे अनेकों चित्र लिए, उनका संकलन किया और चित्रों के संकलन के माध्यम से उन्होंने लोगों तक इस क्षेत्र के बारे में जानकारी पहुंचाई, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1925 के बाद 1970 में उत्खनन चलता रहा, लेकिन 1970 में हम्पी को स्वतंत्र भारत की सरकार ने एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में देखा। 1970 में इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में देखा और एक सुनियोजित ढंग से इस क्षेत्र की खुदाई शुरू हुई। यहाँ से वास्तव में एक उचित तरीके से, समुचित तरीके से, ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र की खुदाई शुरू होती है और 1980 में विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यानी तब तक ये बिल्कुल साबित हो चुका था, विश्वास हो चुका था कि इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है और 1980 में रिसर्च प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ, उसको उसके साथ गति मिली जो
आज भी जारी है। इस प्रकार ये जो संक्षिप्त में इतिहास है वह 1980 में आकर इस रूप में समाप्त होता है कि 1980 से वास्तव में योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के पन्नों को पलटने का प्रयास किया जाने लगा। उत्खनन इस तरीके से, खंडहरों की खोज इस तरीके से, खंडहरों का संचय इस तरीके से कि हमें ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां देती रहे। हम्पी की खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभिलेखकर्ताओं ने 1836 से ही यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से दर्जनों अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। वह प्रक्रिया जो ए फॉरगॉटन एम्पायर के बाद चली वह निरंतर बढ़ती ही चली गई। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों, उनके वर्णनों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल व संस्कृत में लिखे गए साहित्य से भी मिलान किया है। इसमें उन्हें साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण सहायता मिली। 1876 में J.S. फ्लीट इन्होंने पुरातल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ किया, यानी पुरास्थल के जो मंदिर थे उनकी दीवारों में जो अभिलेख मिले हैं उसको समझना, उसको लिखना प्रारंभ किया। 1902 में सर जॉन मार्शल, जो भारत में एक बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता के रूप में थे, उनके अधीन संरक्षण कार्य आरंभ किया गया और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया। राजनायक तथा सुल्तान, राजनायक तथा सुल्तान, तीन शब्द हैं। सुल्तान तो आप समझते हैं, राज समझते हैं, नायक एक नई चीज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले तो हम ये जाने कि 1338 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने यहाँ पर अपना शासन प्रारंभ किया। जब इतिहास की जानकारी एकत्रित हुई तो बात यहाँ तक पहुँची कि यहाँ पे जो इस क्षेत्र में दो भाइयों ने शासन शुरू किया, दोनों हिंदू थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का और वर्ष था 1338। इसके साथ ही यहाँ पर एक नया इतिहास शुरू हुआ और ये जो क्षेत्र है ये रायचूर दोआब क्षेत्र जिसको कहते हैं उसके दक्षिण में था। दोआब यानी ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों से घिरा हो, उसके दक्षिण में इसकी स्थापना हुई, ऐसा हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। इसके उत्तर में 1347 में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह, उसने एक दूसरा साम्राज्य स्थापित किया, नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, और इसके द्वारा स्थापित साम्राज्य का या इसके द्वारा स्थापित राज्य का नाम दिया गया बहमनी। तो इस प्रकार एक ओर बहमनी और दूसरी ओर ये जो बहमनी था, ये बहमनी भी उत्तर में था। तो एक ओर बहमनी और दूसरी ओर विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। ये तो हो गया आपके राज का परिचय। 1347 में इसकी स्थापना के साथ ही शुरू होता है दोनों के बीच में एक तरह का संघर्ष जो सतत बना रहा। और वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में दो पड़ोसियों में हमेशा संघर्ष ही हुआ है, ये लोग कैसे अछूते रहते। और एक कारण और था इनके बीच में संघर्ष का कि जहां बहमनी बादशाह मुस्लिम था, वो मुस्लिम साम्राज्य था, विजयनगर हिंदू साम्राज्य था, वहाँ हिंदू शासन था। तो यहाँ धर्म की राजनीति के कारण भी
दोनों के बीच में लगातार झगड़ा चलता रहा और दोनों को कमज़ोर बनाता रहा। प्रारंभ से ही इस टकराव के कारण दोनों को बहुत खामियाजा भुगतना भी पड़ा। इसके अतिरिक्त विजयनगर के शासकों के कोंडाविड्डू के रेड्डियों, राजकोंडा के बेलामाओं, तेलुगु चोलाओं और उड़ीसा के गजपतियों के साथ भी कृष्ण गोदावरी डेल्टा, तुंगभद्रा, रायचूर दोआब और मराठावाड़ा, विशेष रूप से कोंकण, इसके नियंत्रण को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे। इन राज्यों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों, खासकर विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान भी होता रहा। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य के क्षेत्र में तो नई अवधारणाएं और नई तकनीकियों को ग्रहण करके उन्हें और विकसित रूप प्रदान किया। यहाँ ये बताना उचित होगा, उल्लेखनीय है कि विजयनगर स्थापना के पहले इस क्षेत्र के अनेक भागों में शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल राज्य और कर्नाटक में होयसला राज्य का विकास हो चुका था। विजयनगर साम्राज्य के पहले ही इन राज्यों के शासकों द्वारा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, वेल्लोर का चन्न केशव जैसा विशाल मंदिर, इनको संरक्षण इन्होंने प्रदान किया। विजयनगर के शासकों ने इस परंपराओं को केवल आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे स्थापत्य कला की विधा को इसके उत्कर्ष की चरम सीमाओं तक पहुंचाया, बहुत ऊंचाइयां छुई। शासक और व्यापारी, शासक व्यापारी, इन दोनों के बीच के परस्पर संबंध पर यहाँ पे चर्चा करना बड़ा रोचक होगा। कारण कि जो उस काल में, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, यानी 1338, 40, 45, 14वीं सदी, इस काल में युद्ध के लिए घुड़सवारों का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी घोड़े बड़े महत्वपूर्ण माने जाते थे और वह एक तरीके से किसी की सेना की कुशलता का, उसके आधुनिकीकरण का पैमाना था। और जो घोड़े भी थे वे मूलतः मध्य एशिया से और या अरब देश से आयात किए जाते थे, समुद्री मार्ग से। इन घोड़ों के आयात के लिए व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था और भारत में इसको खरीदने वाले तो बहुत से राज्य थे जो बाद में बहुत सारी रियासतें कहलाईं। तो ये घोड़ों का आयात एक उस समय के व्यापार में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था और अरब व्यापारी मूल रूप से ये व्यापार करते थे। जब ये अरब व्यापारी इसको लेके आते थे तो स्थानीय समूहों को, जिनको चेट्टी कहते थे या जिनको कदिरई भी कहते थे या घोड़ा व्यापारी कहते थे, चेट्टी, कदिरई, घोड़ा व्यापारी, ये स्थानीय समूहों को बेच देते थे और यहाँ से अपने साथ सामान ले जाते थे, चाहे वो कीमती पत्थर हो, चाहे मसाले हों, आदि आदि। अब धीरे धीरे इस व्यापार में पुर्तगाल का आना हुआ। पुर्तगाल जो उस समय अन्य देशों पे अपना प्रभाव जमाने के लिए, प्रभुत्व बनाने के लिए निकल पड़ा था। 1498 में वास्को डी गामा आया और इसके बाद से शुरू हुआ पुर्तगालियों का यहाँ के पश्चिम तट पर आना, भारत के पश्चिम तट पर आना, और यहाँ वे लोग घोड़ा लाने लगे, घोड़ा बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी, पुर्तगालियों की नज़र यहाँ के व्यापार के अतिरिक्त यहाँ पर किसी तरीके से अपना प्रभुत्व जमाने का भी होने लगा। उसका लोभ वे संवरण नहीं कर सके और तकनीकी रूप से पुर्तगाल के लोग यहाँ, या सामरिक दृष्टि से पुर्तगाल के लोग
यहाँ के क्षेत्रीय फौज से काफ़ी आगे थे, विशेषकर बंदूकों के मामले में उनकी बंदूकें बड़ी अच्छी थीं। तो इस तरीके से तकनीकी लाभ और सामरिक अनुभव ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बना दिया और कालांतर में बहमनी, विजयनगर और अन्य क्षेत्रों की राजनीति में ये लोग भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरने लगे। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्धि, जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी और खास रूप से विशेष तरीके से रत्नों और आभूषणों की मांग बहुत थी। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व का जो धन था वो राज्य की समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता था। विजयनगर की प्रसिद्धि विशेष रूप से मसालों, वस्त्रों एवं रत्नों के बाजार के लिए थी। नुनीज, जो एक पुर्तगाली यात्री था, उसके विवरण के अनुसार इसकी हीरे की खान विश्व में सबसे बड़ी थी और मुख्य खाने कृष्णा नदी के तट पर और कुरनूल तथा अंतरपुर में थीं। इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर और मलाबार क्षेत्र में हीरा, नीलम, इसके साथ माणिक जैसे बहुत सारे बहुमूल्य पत्थरों का उत्खनन होने लगा। उसको काटने लगे और काट के उसको तराशना, उसको परिष्कृत करना, ये भी बड़े स्तर पे होने लगा। माणिक, हीरा और तीसरा पत्थर जो था वह हम कह सकते हैं नीलम। तो इन तीन पत्थरों के परिष्कृत करने की जो कुशलता चाहिए वो उस क्षेत्र के लोगों में बहुत थी और धीरे धीरे समय के साथ कालांतर में इसने एक विशाल उद्योग का रूप ले लिया और एक व्यापार का रूप ले लिया। सच्चाई तो ये है कि विजयनगर जो इतना विशाल नगर था उसकी प्रतिष्ठा स्वयं इस व्यापार पर निर्भर थी जो नीलम का होता था या माणिक का होता था या हीरे का होता था। बल्कि ये तो उसका पैमाना बन चुका था। जितने बड़े स्तर पे व्यापार उतने ही इसका विशाल विजयनगर का जो विजयनगर के बारे में जो चर्चाएं थीं उसको उतना ही विशाल माना जाने लगा। ये एक पैमाना बना। तत्कालीन अभिलेखों से, तत्कालीन खुदाई में जो अभिलेख मिले हैं उनसे ये प्रमाणित होता है कि 80 से ज़्यादा ऐसे व्यापारिक केंद्र बन गए थे जहां पर ये सब काम होते थे और विभिन्न तरह के औद्योगिक व्यवसाय होते थे। कल्पना करिए कितना ज़्यादा वह क्षेत्र व्यापारिक केंद्र रहा होगा जहां पर 80 से ज़्यादा टुकड़ों में बहुत सारे केंद्र बन गए हों। इसके साथ ही नगरों में भी अनेक बाजार बन गए। एक ही नगर में कई तरह के बाजार बने और ये सब बाजार जो थे ये पृथक पृथक रूप से अलग अलग सामानों के बाजार बने। इतना इनका विस्तार हुआ।